दिलचस्प कहानी है। 2004 में अमेरिका में एक बड़ा तूफान आने वाला था, तो एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी ने सोचा, चलो अपने पुराने डेटा को देखते हैं कि ऐसे में लोग क्या खरीदते हैं। जाहिर है, टॉर्च, बैटरी, पानी की बोतलें, ये सब तो लिस्ट में था, लेकिन एक चीज बड़ी अजीब निकल कर आई। स्ट्रॉबेरी पॉप टार्ट्स। पॉप टार्ट्स तूफान में? हाँ, पॉप टार्ट्स, वो मीठा सा नाश्ता। डेटा ने दिखाया कि जब भी तूफान की चेतावनी जारी होती थी, इनकी बिक्री 7 गुना बढ़ जाती थी। 7 गुना? हाँ, तो कंपनी ने तूफान के रास्ते में पड़ने वाले अपने सारे स्टोर्स में पॉप टार्ट्स के ट्रक भरवा दिए, और नतीजा, वो सारे बिक गए। ये कहानी दिखाती है कि आज हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स, वो सिर्फ मुश्किल चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है। ये छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने का एक शक्तिशाली जरिया है। बिल्कुल, और ये पॉप टार्ट्स वाली कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि स्टैटिस्टिक्स कैसे काम करता है। ये सिर्फ गिनती करने से कहीं ज्यादा है। तो सवाल यह है कि गिनती करने जैसी एक सीधी सादी चीज पॉप टार्ट्स की बिक्री का अंदाजा लगाने जैसी कमाल की क्षमता में कैसे बदल गई। इसके लिए हमें थोड़ा, कह सकते हैं, पीछे जाना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से इतना जटिल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत तो बहुत ही बुनियादी थी। सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई इंसान अपनी भेड़ों का हिसाब रखने के लिए चट्टान पर बस लकीरें खींचता था, वो भी एक तरह से डेटा इकट्ठा कर रहा था। अच्छा, वो भी एक तरह का डेटा हुआ। हाँ, लेकिन जिसे हम आज स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उसकी जड़ें शासन और प्रशासन से जुड़ी हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा ये हिसाब रखते थे कि उनकी सेना में कितने घुड़सवार हैं, कितने पैदल सैनिक, ताकि वो युद्ध के लिए रणनीति बना सकें। मतलब ये हमेशा से फैसले लेने में मदद करने का एक जरिया रहा है। ये एकदम सही, और ये इसके नाम में ही छिपा है। अच्छा। हाँ, स्टैटिस्टिक्स शब्द लैटिन के स्टेटस या इटालियन के स्टेटिस्टा से आया है, जिसका मतलब होता है राजनीतिक राज्य, पॉलिटिकल स्टेट। जी। तो शुरुआत में स्टैटिस्टिक्स का मतलब था राज्य का विज्ञान, यानी वो आंकड़े जो किसी शासक को अपना राज चलाने के लिए जरूरी होते हैं। और ये सिर्फ पश्चिम में नहीं था, हमारे यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी राज्य के आंकड़ों का काफी ब्यौरा मिलता है। और बाद में अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने जो जमीन की पैमाइश की व्यवस्था बनाई थी, वो भी इसी का एक शुरुआती रूप था। तो ये राजाओं के लिए गिनती करने से शुरू हुआ, पर आज जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो ये उससे बहुत आगे निकल चुका है। इसे आज हम परिभाषित कैसे करेंगे? मुझे याद है स्कूल में इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी थी, कुछ गिनती का विज्ञान जैसा। हाँ, एल बाउली की वो परिभाषा इसकी शुरुआत को अच्छे से पकड़ती है। सांख्यिकी गिनती का विज्ञान है, लेकिन ये मतलब ऐसा है जैसे हम कहें कि एक कार सिर्फ एक धातु का डिब्बा है। ये सच तो है, पर अधूरा है। जैसे जैसे दुनिया जटिल होती गई, परिभाषा भी विकसित हुई। क्रॉक्सटन और काउडन ने इसे आगे बढ़ाया और कहा कि यह संख्यात्मक डेटा के संग्रह, प्रस्तुति, विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ गिनती नहीं, बल्कि डेटा को इकट्ठा करना, उसे समझना और फिर समझाना भी शामिल हो गया। बिल्कुल, लेकिन असली जो बदलाव आया, वो तब आया जब वॉलेस और रॉबर्ट्स जैसे विचारकों ने इसे एक नए नजरिए से देखा। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने के तरीकों का एक समूह है। अनिश्चितता की स्थिति में, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। अब स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ये नहीं बता रहा था कि क्या है, बल्कि ये अंदाजा लगाने में मदद कर रहा था कि क्या हो सकता है। ये अनिश्चितता से लड़ने का एक हथियार बन गया। और यहीं से वो पॉप टार्ट्स वाली कहानी जुड़ती है। कंपनी को पक्का नहीं पता था कि लोग क्या खरीदेंगे, लेकिन डेटा ने उन्हें एक बेहतर अनुमान लगाने में मदद की। एकदम। और इसी विचार को सेक्युरिस्ट नाम के एक विचारक ने अपनी एक, कह सकते हैं, विस्तृत परिभाषा में समेटा। वो थोड़ी लंबी है, लेकिन उसका सार ये है कि स्टैटिस्टिक्स तथ्यों का वो समूह है जिस पर कई चीजों का असर पड़ता है, जिसे नंबरों में दिखाया जाता है और जिसे तुलना करने के लिए एक साथ रखा जाता है। ठीक है, इस परिभाषा में कुछ जरूरी बातें छिपी हैं, जैसे तथ्यों का समूह। इसका क्या मतलब है? क्या एक अकेला नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, एक अकेला आंकड़ा स्टैटिस्टिक्स नहीं है। अच्छा। अगर मैं कहूं कि एक क्रिकेटर ने 100 रन बनाए, तो ये बस एक जानकारी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि पूरी टीम ने मिलकर 350 रन बनाए और उनका औसत 35 रन प्रति खिलाड़ी था, या हम उस 100 रन की तुलना टीम के बाकी खिलाड़ियों के स्कोर से करें, तो वो स्टैटिस्टिक्स है। परेशान करने वाला कथन है। क्या है वो? एक मौत एक त्रासदी है, 10 लाख मौतें एक आंकड़ा है। ये एक बहुत गहरी बात है।
ये दिखाता है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करता है, लेकिन कभी-कभी ये चीजों के वो मानवीय पहलू को दूर भी कर सकता है। सही। इससे समस्याओं को बस नंबरों की तरह देखने का खतरा रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये इसकी एक ताकत भी है और एक खतरा भी। दूसरी अहम बात यह है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा नंबरों की भाषा में बात करता है। हम ये नहीं कह सकते कि मौसम अच्छा है, ये व्यक्तिपरक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। अब ये डेटा है जिसका विश्लेषण हो सकता है। लेकिन रुकिए, आज की दुनिया में कंपनियां कर्मचारियों की खुशी या ग्राहक संतुष्टि जैसी चीजों को मापने की कोशिश तो करती हैं। ये तो सीधे सीधे नंबर नहीं है। तो क्या ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। आप सीधे तौर पर खुशी को नहीं माप सकते, लेकिन आप लोगों से पूछ सकते हैं 1 से 5 के पैमाने पर आप कितने खुश हैं। अच्छा, अब आपने उस भावना को एक नंबर दे दिया है, आपने उसे मापने लायक बना दिया है। ये एकदम सटीक नहीं है, लेकिन ये आपको विश्लेषण करने के लिए एक आधार देता है। तो स्टैटिस्टिक्स गुणात्मक चीजों को भी संख्यात्मक बनाकर अपने दायरे में ले आता है। समझ गई। और एक और जरूरी बात थी, तुलना। सामग्री में एक मजेदार उदाहरण था कि 20 साल के लड़कों की ऊंचाई की तुलना जंगल में 20 साल के पेड़ों की ऊंचाई से करना बेकार है। हाँ, क्योंकि उन दोनों डेटा सेट में कोई तार्किक संबंध ही नहीं है। कोई लॉजिक ही नहीं है। बिल्कुल, तुलना हमेशा सार्थक होनी चाहिए। आप एक ही कंपनी के पुरुष और महिला कर्मचारियों की तनख्वाह की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई मतलब की जानकारी निकल सकती है। सही बात है। तो कुल मिला के स्टैटिस्टिक्स नंबरों का एक ऐसा समूह है जिसे किसी मकसद से इकट्ठा किया जाता है और जिसकी आपस में तुलना की जा सके। तो अब हमारे पास एक साफ तस्वीर है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, पर ये काम कैसे करता है। मतलब वो रिटेल कंपनी कच्चे डेटा से ज्यादा पॉप टार्ट्स भेजो वाले फैसले तक पहुंची कैसे? इसके लिए वो एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे कुछ लोग 7 C's भी कहते हैं। ये 7 कदम है। 7 C's? हाँ, लेकिन हम सबको विस्तार से बताने के बजाय पॉप टार्ट्स वाली कहानी पर ही इसे लागू करके देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। तो पहला कदम है कलेक्शन, यानी संग्रह। कंपनी ने सालों का बिक्री डेटा इकट्ठा किया। कौन सा सामान, कब, कहाँ, कितना बिका। दूसरा, उन्होंने उस डेटा में कोरिलेशन यानी सहसंबंध ढूंढा। उन्होंने देखा कि जब जब तूफान की चेतावनी जारी हुई, तब तब पॉप टार्ट्स की बिक्री में एक उछाल आया। ये एक पैटर्न था, एक संबंध। लेकिन संबंध का मतलब हमेशा ये तो नहीं होता कि एक चीज दूसरी की वजह से हो रही है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बिंदु है। हो सकता है ये महज एक संयोग हो। यहीं पर तीसरा कदम आता है, कॉजेशन, यानी कारण का पता लगाना। कारण? उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसलिए कि तूफान में बिजली चली जाती है और पॉप टार्ट्स एक ऐसा स्नैक है जिसे बनाने के लिए कुछ पकाना या गर्म नहीं करना पड़ता, और ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होता। अच्छा, ये एक तार्किक परिकल्पना थी। जी, और आखिर में उन्होंने चांस लिया, यानी अनिश्चितता के बावजूद एक परिकल्पित जोखिम उठाया और पॉप टार्ट्स के ट्रक भेज दिए। वाह! तो ये सिर्फ डेटा नहीं है, बल्कि इस डेटा से कहानी निकालने, उसकी वजह समझने और फिर हिम्मत से फैसला लेने की पूरी प्रक्रिया है। कि ब्याज दरें बढ़ाने से महंगाई पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ तक कि क्रिकेट टीमें भी, हाँ, वो तो बहुत ज्यादा करती है। कि कौन सा बल्लेबाज किस गेंदबाज के खिलाफ ज्यादा रन बनाता है। ये हमारी दुनिया को चलाने वाला अदृश्य इंजन है एक तरह से। आपने पहले एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि हम ग्राहक संतुष्टि जैसी चीजों को कैसे मापते हैं। क्या बिक्री के आंकड़ों जैसे 100 पॉप टार्ट्स बिके और संतुष्टि के आंकड़ों जैसे 5 में से 4 रेटिंग के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है? नहीं, और ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हर तरह के डेटा को मापने का एक पैमाना होता है। मनोवैज्ञानिक स्टैनली स्टीवंस ने 4 मुख्य पैमाने बताए थे जो हमें बताते हैं कि हम किसी डेटा के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ठीक है, इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों के जर्सी नंबर है, 10, 7, 18। ये भी तो नंबर है। हाँ, लेकिन ये सबसे बुनियादी पैमाना है जिसे नॉमिनल स्केल कहते हैं। नॉमिनल का मतलब है नाम। नाम के लिए, बिल्कुल। ये नंबर सिर्फ एक लेबल या नाम है। आप 10, 7 और 18 को जोड़कर ये नहीं कह सकते कि टीम का कुल जर्सी नंबर 35 है। इसका कोई मतलब नहीं है। ये बस खिलाड़ियों की पहचान है, जैसे पुरुष के लिए 1 और महिला के लिए 2 का कोड देना। सही है, 2 यहाँ 1 से बड़ा नहीं है, बस अलग है। अलग है। ठीक है, ये तो आसान था। अब उस ग्राहक संतुष्टि वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। बहुत नाखुश, नाखुश, ठीक है, खुश, बहुत खुश। ये दूसरा पैमाना है, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल? इसमें ऑर्डर यानी एक क्रम होता है। हम जानते हैं कि खुश
ठीक है से बेहतर है। एक क्रम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि खुश और ठीक है के बीच का फासला उतना ही है जितना बहुत खुश और खुश के बीच का है। खुशी की मात्रा बराबर नहीं होती। तो इसमें क्रम तो है, पर बराबर का अंतर नहीं। अच्छा, मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि कौन बेहतर है, पर ये नहीं बता सकते कि कितना बेहतर है। तो फिर बराबर अंतर वाला पैमाना कौन सा है? वो है तीसरा पैमाना, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तापमान, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में। ठीक है। 30 डिग्री और 20 डिग्री के बीच 10 डिग्री का अंतर है, और 50 डिग्री और 40 डिग्री के बीच भी 10 डिग्री का ही अंतर है। यहाँ अंतर बराबर और सार्थक है, लेकिन इसमें एक वास्तविक शून्य नहीं होता। वास्तविक शून्य, इसका क्या मतलब? 0 डिग्री सी का मतलब तो शून्य तापमान होता है ना। 0 डिग्री सी का मतलब है पानी का जमना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ गर्मी का पूरी तरह से अभाव है। गर्मी तब भी होती है। अच्छा, इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री सी 10 डिग्री सी से दोगुना गर्म है। अनुपात बनाना यहाँ काम नहीं करता। समझ गई। तो वो कौन सा पैमाना है जिसमें सब कुछ होता है? क्रम भी, बराबर अंतर भी और वास्तविक शून्य भी। वो है चौथा और सबसे शक्तिशाली पैमाना, रेशियो स्केल। रेशियो स्केल। जैसे कि ऊंचाई, वजन या पॉप टार्ट्स की बिक्री। अच्छा, हाँ। शून्य बिक्री का मतलब है कि एक भी पॉप टार्ट नहीं बिका, ये एक वास्तविक शून्य है। यहाँ हम कह सकते हैं कि 200 पॉप टार्ट्स की बिक्री 100 पॉप टार्ट्स की बिक्री से दुगनी है। इस डेटा के साथ आप हर तरह का गणितीय विश्लेषण कर सकते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, सब कुछ। तो हमने एक लंबी यात्रा तय की है, प्राचीन राजाओं की सेना की गिनती से लेकर तूफान में पॉप-टार्ट्स की बिक्री की भविष्यवाणी करने तक और खुशी जैसी भावनाओं को नंबरों में बांधने के पैमानों तक। ये साफ है कि स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उबाऊ नंबरों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये दुनिया में छिपे पैटर्न को समझने और अनिश्चितता में बेहतर फैसले लेने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये हमें किसी भी जानकारी को, चाहे वो अखबार में छपी कोई रिपोर्ट हो या सोशल मीडिया पर किया गया कोई दावा, आलोचनात्मक नजर से देखने का एक ढांचा देता है। ये हमें सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये डेटा कहाँ से आया? इसकी तुलना किससे की जा रही है? क्या कोई और वजह भी हो सकती है? ये एक तरह से कह सकते हैं आधुनिक दुनिया में जीने के लिए एक जरूरी कौशल है। आज की हमारी इस बातचीत के बाद मैं एक सवाल पर सोच रही हूँ। हमने बात की कि ईमानदारी या सुंदरता जैसी चीज़ों को सीधे तौर पर नहीं मापा जा सकता, इसलिए वो सांख्यिकी के दायरे से बाहर हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ताकतवर हो रहे हैं, वो चेहरे के भावों से भावनाओं को या लिखने के तरीके से व्यक्तित्व का विश्लेषण कर रहे हैं। तो क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हम ईमानदारी या सुंदरता जैसी चीज़ों को भी मापने और उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करने के तरीके खोज लेंगे? और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो उसके हमारे समाज के लिए क्या मायने होंगे?